मित्रों, शोध कैसे किया जाए, उसके लिए किन बातों का ध्यान रखा जाए, इस श्रृंखला की अगली कड़ी में आज फिर हम हाजिर हैं कुछ बातें लेकर के। अभी तक हमने चर्चा की कि शोध का विषय कैसे चुनेंगे, शोध वक्तव्य कैसे लिखेंगे, आवश्यक सामग्री क्या क्या उसमें हो सकती है, उसकी रूपरेखा बनाना क्यों जरूरी है, ये हमने अभी तक चर्चाएं की। आज हम चर्चा करेंगे इसके बाद की प्रक्रिया। आपके पास शोध का विषय भी हो गया, वक्तव्य भी हो गया, उसकी सामग्री भी तय हो गई, आपने लाइन ऑफ एक्शन अपना शोध वक्तव्य तैयार कर लिया है, स्टेटमेंट ऑफ थीसिस आपने लिख लिया है। अब आप एक तरह से प्रस्तावना भी आपने रूपरेखा सब बनाने के बाद अब बारी आती है प्रस्तावना की। प्रस्तावना यानी कि आपके शोध विषय का परिचय और उसकी पूरी रूपरेखा, एक तरह से उसका जिस्ट, उसका समाहार। हालांकि समाहार अंतिम में दिया जाता है, लेकिन यहाँ प्रस्तावना में हम अपने पूरे विषय का परिचय देते हैं, उसका उद्देश्य देते हैं, यानी शोध कार्य क्यों कर रहे हैं, क्या है विषय, क्या है, क्या उसका महत्व है, क्यों कर रहे हैं, इसमें आप कौन सी पद्धति अपनाएंगे, आप क्या करेंगे, क्या प्रमाणित करना चाहते हैं। ये एक तरह की शोध प्रस्तावना होती है। इसी से आपका एक तरह से शोध कार्य शुरू होता है। तो इस सबसे पहले ये प्रस्तावना आपको लिखनी है। इस प्रस्तावना में शोध का महत्व, उद्देश्य सब समाहित रहेगा। इसी से आपको एक और मदद मिलती है, लगातार शोध में कैसे आपको आगे बढ़ना है, ये भी आपको तय हो जाता है। ये प्रस्तावना लिख लेने के बाद एक तरह से आप शोध का पहला प्रारूप लिखना शुरू करते हैं। पहला प्रारूप मतलब फर्स्ट ड्राफ्ट, जो कि एक तरह से कच्चा प्रारूप भी कह सकते हैं। ऐसा नहीं है कि पूरी तरह कच्चा ही होता है, लेकिन इसमें संशोधन की बहुत गुंजाइश होती है। जैसे हमने कहा प्रस्तावना शुरू में लिखना है, प्रस्तावना में भी हमेशा संशोधन की गुंजाइश होती है, संभावना रहती है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं या जब अंत में पहुंचते हैं, तो कई बार ये होता है कि प्रस्तावना में कई बार हम परिवर्तन भी करते, बदलते भी इसको। ठीक इसी तरह से पहला प्रारूप होता है कि वो इसीलिए तैयार किया जाता है कि बाद में उसमें और संशोधन किया जा सके, उसको और मांझा जा सके और प्यूरिफाई किया जा सके। यहां से हम एक तरह से शुरू करते हैं पहला प्रारूप बनाना। इस पहला प्रारूप को लिखने के बाद इस पर विचार करने के लिए आप अपने मित्रों का, अपने सहपाठियों का सहयोग ले सकते हैं। उनके साथ विचार विमर्श कर सकते हैं कि आपने लिखा है कितना अच्छा है, क्या है इसमें, क्या कमी है, या कहीं कुछ और इसमें जोड़ना है, तो ये बात आप तय कर सकते हैं। या आप अपने शिक्षक से, अपने गाइड से, मार्गदर्शक से बात कर सकते हैं, उनके साथ डिस्कशन कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपके शोध कार्य में यदि कुछ कमी है तो वो दूर कर पाएंगे आप। यहीं से एक तरह से अब शुरू होता है दूसरा पार्ट, यानी शोध का दूसरा प्रारूप बनाना, यानी जो कि एक तरह से अंतिम प्रारूप भी होता है कई बार, हमेशा नहीं पर कई बार ये अंतिम प्रारूप बन जाता है। यानी जो दूसरी बार आपने तैयार लिखा है, कई बार वही फाइनल हो जाता है। इस अंतिम प्रारूप के समय ये चेक करना होता है, एक तरह से आप उसको रिव्यू भी करते हैं, उसका मूल्यांकन भी करते हैं कि उसमें जो कुछ दिया गया है वो सारी उपयोगी चीजें हैं या नहीं, जितनी आवश्यक बातें थी वो सब उसमें आ गई हैं या नहीं। और उसके साथ ही यदि इसमें कुछ अनावश्यक तत्व आ गए, क्योंकि हम जब शोध करते हैं तो बहुत सारी हमारे पास जानकारियां होती हैं, इतनी जानकारियां होती है, कई बार हम उनको शामिल तो कर लेते हैं, लेकिन बाद में दूसरी बार पढ़ने या तीसरी बार पढ़ने पर हमें पता चलता है कि इसमें से ये जानकारी की बहुत आवश्यकता नहीं है, उसको निकाल सकते हैं। तो ये दूसरा प्रारूप बनाने के बाद ही ये काम हो पाता है। इसके साथ ही कई बार क्या होता है कि शोध कार्य करते समय और उसको लिखते समय कई विरोधाभासी बातें उसमें आ जाती हैं। एक बात कही गई है, दूसरी बात जो लिखी वो पता चला कि ठीक उसके कंट्राडिक्टरी है, उसकी विरोधाभासी है।
तो उसको भी वहां से निकाल देना चाहिए। इसके बाद आपको अंतिम पड़ाव आपका आता है निष्कर्ष का। जब दूसरा ड्राफ्ट आपने किया, दूसरा प्रारूप आपने लिख लिया, अपने शिक्षक के साथ, अपने मित्रों के साथ आपने चर्चा करके एक चेकलिस्ट की, हाँ आप क्या बना लिया आपने कि आप क्या कहना चाहते थे, क्या आपका लक्ष्य था इस शोध के माध्यम से, क्या आप दिखाना चाहते थे और क्या वह बात आप प्रमाणित कर पाए हैं या नहीं। अगर नहीं तो फिर आप उसको फिर से लिखेंगे, और अगर आपको लगता है कि हाँ जो कुछ आप कहना चाहते थे पूरी तरह इसमें आ गया है, तो फिर आप उसको समाप्त कर देंगे। तब आप उसका अंत में एक निष्कर्ष लिखते हैं कि पूरे शोध कार्य का निष्कर्ष क्या रहा। इस निष्कर्ष के साथ अंत में आप देते हैं संदर्भ। ये संदर्भ यानी कि किन किताबों से, किन पत्रिकाओं से, समाचार पत्रों से, वेबसाइट से आपने सामग्री ली है, सहायक सामग्री है, जिसमें शोध में आपने जिस भी सामग्री से, जिस भी माध्यम से, जिस भी स्रोत से सहायता ली है, उन सब का आपको जिक्र करना चाहिए, उन सब की एक सूची देना चाहिए। ये संदर्भ सूची ही आपके शोध कार्य को विश्वसनीय बनाती है। हालांकि ये बहुत लंबी सूची हुई है जरूरी नहीं है, हो सकता है आप पूरे शोध के लिए 3, 4, 5 पत्रिकाओं या किताबों पर ही निर्भर रहे हों। मूल बात है कि आपका विषय कितना महत्वपूर्ण है और आपने जो शोध किया है, जो आपने विश्लेषण किया है, जो आपने तर्क दिए हैं उसमें, वो कितने विश्वसनीय हैं, इस पर ज्यादा बल देना चाहिए। यहां इस तरह से आपका शोध कार्य पूर्ण हो जाता है, और एक बार पूर्ण होने के बाद सबसे अंत में हम प्रस्तावना को फिर से देख सकते हैं, उसको कुछ बदलाव करना है तो उसको बदल सकते हैं। और अक्सर जब किसी शोध पत्रिका के लिए, हम प्रकाशन के लिए या किसी पुस्तक प्रकाशन के लिए अपना शोध आलेख देते हैं, तो उसमें शुरुआत में एक सारांश लिखना होता है। यानी पूरा शोध जो है उसका सारांश क्या, सार क्या आता है, सार तत्व क्या है, वो हमको लिखना होता है। शोध की एक प्रक्रिया ये यहाँ पर पूर्ण होती है। ये बिना किसी तकनीकी या बहुत सारे उस तरह के एफर्ट्स के बिना एक आसान तरीके से कैसे हम शोध कार्य कर सकते हैं, लिख सकते हैं, शोध पत्र लिख सकते हैं, इस पर हमने कुछ बातें आपके साथ साझा की हैं। उम्मीद है इससे आपको मदद मिलेगी। आपको हमारा चैनल पसंद आया हो तो एक निवेदन है कि इसे अपना चैनल मानते हुए आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दूसरे लोगों तक शेयर करें। दूसरे लोगों के साथ शेयर करने से होगा ये कि जो दूसरे विद्यार्थी हैं या जो दूसरे शोधार्थी हैं, शायद हम उनकी भी कुछ मदद कर पाएं। यदि शोध को लेकर के आपके कुछ प्रश्न हैं, आप कुछ और जानना चाहते हैं, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आप हमें ईमेल कर सकते हैं, हम आपके ईमेल का जवाब देंगे और आपके प्रश्नों को अगले किसी अंक में शामिल भी करेंगे। तब तक के लिए विदा लेते हैं। धन्यवाद।